सुप्रभात। स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 12 का भाग 2। तो पिछले वीडियो के लेक्चर में हमने पाठ 12 एक नई शुरुआत का भाग 1 पढ़ा था। इस भाग में हमने मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में सुना था और प्रोफेसर रामेश की मुलाकात माधवन से होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। प्रोफेसर रामेश ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को सारी बातें उदाहरण के माध्यम से समझाई, उसे बतलाई। यहाँ तक हमने वीडियो के पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब वीडियो के इस लेक्चर में हम वहाँ से आगे पढ़ेंगे, यानी कि उस क्रम को जारी रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो जब विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रोफेसर रामेश ने माधवन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो उनकी बातें सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। सम्मोहन की अवस्था कैसी होती है? सम्मोहन की अवस्था ऐसी होती है यानी कि माधवन मंत्र मुग्ध होकर प्रोफेसर रामेश को सुन रहा था, निश्चल खड़ा, उसका शरीर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं कर रहा था। वह एक शुद्ध होकर प्रोफेसर रामेश को सुन रहा था। ठीक है, एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही ना पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर का सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे या शंका। एक क्षण के लिए तो माधवन ये निश्चित नहीं कर पाया कि प्रोफेसर रामेश ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो बताया है, मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में जो बताया है, उससे सुनकर वह प्रसन्नता महसूस करे या आश्चर्य या फिर शंका करे। अब प्रसन्नता और शंका में बहुत अंतर होता है। प्रसन्नता तब हो सकती है जब वो सुनिश्चित कर लेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट वाकई में सफल हो सकता है, तब तो प्रसन्नता है। ठीक है, और शंका इस बात की है क्या ये प्रोजेक्ट यानी कि मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो प्रयोग है वह सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बात की शंका है। दोनों ही बात अपनी जगह पे सही है। शंका भी हो सकती है और प्रसन्नता भी हो सकती है। तो जिसको पूर्ण विश्वास है कि नहीं ये मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो प्रयोग है वह सफल हो जाएगा, उसको प्रसन्नता होगी। जिसको संदेह होगा उसको क्या होगी? जिसको डाउट होगा कि नहीं ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, ये प्रयोग सफल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो शंका करेगा। ठीक है, तो माधवन के साथ भी यही स्थिति आ गई। एक क्षण के लिए वह निश्चित नहीं कर पाया कि वह प्रसन्नता महसूस करे, वह प्रसन्न हो या फिर शंका व्यक्त करे। ठीक है, लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना न रह सका, सर। और कहता है प्रोफेसर रामेश से कि सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इसमें यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरे स्थान पर भेज देंगे? तो भाई जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा का समाधान भी होना चाहिए। तो प्रोफेसर यानी कि जो रामेश हैं, उन्होंने माधवन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्तर भी दिया कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे संभव है कि बिना किसी साधन के एक जीवित व्यक्ति को दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, कैसे संभव है? तो प्रोफेसर की माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। प्रोफेसर रामेश बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि साधन की आवश्यकता नहीं होगी। अरे इसमें साधन की आवश्यकता जरूर होगी। जो इतने बड़े बड़े यंत्र बनाए गए हैं वो किसके काम के लिए? वो इसी काम के लिए बनाए गए। वो उन यंत्रों को इसी काम के लिए बनाया जाएगा कि वो किसी जीवित प्राणी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सके। साधन की आवश्यकता तो होगी ही होगी। ठीक है, मैं फिर कहते हैं प्रोफेसर अमित, मैं तो सिर्फ यह
कह रहा हूं कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान से, एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्ट कर दूसरे स्थान यानी टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, जिस प्रकार टीवी काम करती है, जिस प्रकार मोबाइल काम करता है, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में तोड़ेंगे, विभक्त करेंगे, फिर उन मूल तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करेंगे और फिर उसके पश्चात उन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। दूसरा स्थान जहां पर उन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, जिसे मैंने रिसीवर कहा था, वहां तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। ठीक है। अब हालांकि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है। मान लीजिए कोई एक चीज है, मैं कुछ भी एक डिजाइन बना देता हूं। ये मैंने डिजाइन बनाया। अब चूंकि ये डिजाइन है, ये कोई ठोस चीज है। अब यहाँ मानव प्रक्षेपण यंत्र में आपको यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। ऐसे समझा देता हूं। मेरे पास कोई चीज है, एक वस्तु है, चौक है, इसको क्या करने वाला हूं, इसको मैं तोड़ने वाला हूं। ठीक है। इसको तोड़ने वाला हूं, इसको तोड़ दूंगा और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में इसको तोड़ने वाला हूं, ताकि ये कैसा हो जाएगा, ये एक चूर्ण जैसा हो जाएगा, चूर्ण की तरह हो जाएगा। चूर्ण यानी मतलब ये एक तरीके से जिस प्रकार का आटा वगैरह होता है उस तरीके का ये बन जाएगा। ठीक है। यानी कि अब मैंने चौक को उस चूने में बदल दिया। ठीक है। अब क्या इसको दोबारा से चौक में परिवर्तित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। फिर हम चाहे पानी की आवश्यकता हो या किसी और चीज की आवश्यकता हो, बहरहाल इसको तोड़ने के पश्चात दोबारा इसकी ऐसी पोजीशन में लाया जा सकता है। यही बताते हुए प्रोफेसर रामिस ने माधवन को समझाया। अब ये जो घटना चल रही है, ये जो प्रोफेसर माधवन की प्रोफेसर रामिस के दोनों के बीच में ये बातें चल रही हैं, ये बातें वर्तमान की नहीं थी, ये बातें वर्तमान की नहीं है, ये बातें हैं भूतकाल की। ये बातें माधवन वर्तमान में सोच रहा है। और वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति यह है कि मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग क्या होने वाला है? मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण चल रहा है। मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण चल रहा है। ठीक है। अब यहां तो बैठे थे रामिस, यानी कि सेंटर की जगह बैठे हैं रामिस, यानी सेंटर में जो मानव प्रक्षेपण यंत्र का एक भाग लगा है, उस कंप्यूटर के पास बैठे हैं रामिस, और रिसीवर जो है वहां बैठा है माधवन। ठीक है। तो मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो परीक्षण चल रहा है, मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो परीक्षण चल रहा है, उस समय माधवन रिसीवर के पास बैठा है और वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारी प्रक्रिया को देख रहा है। वो यहाँ यानी कि सेंडर है, यानी कि रामिस जो भी काम कर रहे हैं, वो इस प्रक्रिया को माधवन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहा था। ये देखते देखते उसे याद आ गई उस समय की जब वह पहली बार प्रोफेसर रामिस से मिला था। तो प्रोफेसर रामिस से क्या क्या उसकी बात हुई थी, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और वो किस स्थिति में, यानी कि वर्तमान में जो स्थिति है जब माधवन मानव प्रक्षेपण यंत्र पर काम कर रहा है, तब की ये स्थिति है। तो यानी अब तक जो हमने प्रोफेसर रामिस और माधवन के बीच में जो वार्तालाप सुनी है ना, वो क्या है?
वो भूतकाल की बात है। बस वो माधवन अपने दिमाग में ये बातें सोच रहा था, ना कि ये बातें प्रत्यक्ष थी। प्रत्यक्ष तो ये है कि इस मानव प्रक्षेपण यंत्र पर काम हो रहा है, ठीक है। ये सब सोच ही रहा होता है। माधवन अपनी पहली मुलाकात सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से माधवन की तंद्रा भंग हो गई। माधवन जो गहरी सोच में डूबा था वह अचानक से टूट गई। मानव जो कि एक नींद में जा चुका था, वह नींद उसकी एक तरीके से अचानक से टूट जाती है। कारण था उसकी तंद्रा भंग होने का कारण क्या था? कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में उठने वाला धुआं। यानी कि मानव प्रक्षेपण यंत्र को जो पावर सप्लाई कर रहा है उसमें धुआं उठा था, और धुआं उठने के कारण ही माधवन की तंद्रा भंग होती है। जब जैसे धुआं उठा तो यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती उड़ती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। यानी कि जो प्रक्षेपण यंत्र है, यानी कि अब प्रोफेसर रामिस ने क्या किया था, यहां मशीन में एंटर कर चुके थे। उनका शरीर तरंग रूप में परिवर्तित हो चुका था। तरंग रूप में परिवर्तित होने के पश्चात, होने के बाद सेंडर और रिसीवर में जो दूरी है वो तकरीबन कितनी है? 500 मीटर की है। तो अब जो तरंग रूप में प्रोफेसर रामिस का शरीर परिवर्तित हो चुका है, वो सेंडर से कहां चल पड़ा है? वो सेंडर से चल पड़ा है कहां? रिसीवर की तरफ, ठीक है। 500 मीटर दूर माधवन के घर पर जो रिसीवर लगा है वहां तरंग स्वरूप प्रोफेसर रामिस निकल पड़े हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अचानक ये दुर्घटना हो जाती है, पावर सप्लाई में धुआं उठ जाता है। अब समस्या खड़ी हो जाती है। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई बंद हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल गए मतलब माधवन घबरा गया था, बहुत घबरा चुका था। अब घबराने वाली बात तो थी, प्रोफेसर रामिस का जो शरीर वो तरंगों में बदल चुका था, पावर सप्लाई में धुआं उठ गया था। यानी कि अब जो मानव प्रक्षेपण यंत्र है वह काम करना बंद करने वाला था। मानव प्रक्षेपण यंत्र फेल होने वाला था। अब अगर मानव प्रक्षेपण यंत्र फेल हो जाता है तो क्या होगा? रामिस का शरीर तो तरंगों में परिवर्तित है, रिसीव तो उसे किया नहीं गया है, तो रिसीव होने से पहले ही पावर सप्लाई में धुआं उठ गया, यानी कि वो खराब होने लगा। तो अब प्रोफेसर रामिस तो यहीं रह जाएंगे। कहां रह जाएंगे? तरंग रूप में ही रह जाएंगे। अगर मानव प्रक्षेपण यंत्र विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो प्रोफेसर रामिस हमेशा हमेशा के लिए तरंग रूप में ही रह जाएंगे। वो हमेशा भटकते ही रहेंगे, यानी कि प्रोफेसर रामिस कभी भी माधवन को देखने को नहीं मिलेंगे। कब नहीं मिलेंगे? अगर मानव प्रक्षेपण यंत्र फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, तब। आगे की घटना देखते हैं, आगे क्या होता है। पावर सप्लाई में धुआं उठा और ये सब देखा है उसने कि रामिस का शरीर जो है वो तरंगों में परिवर्तित हो चुका है, पावर सप्लाई बंद हो चुकी है, सब तरफ अंधेरा छा गया है। ये सब देख के माधवन के हाथ पैर फूल गए, वो घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं करना चाहिए। उस समय सिर्फ यंत्र की राडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। यानी कि इस बात की गनीमत थी कि राडार प्रणाली काम कर रही थी। तो राडार प्रणाली तो समझते हैं ना, यानी कि एक मशीन होगी जिस पर राडार के माध्यम से इन तरंगों को पहचान सकेंगे कि ये तरंगें यहां तक पहुंच गई हैं, ये तरंगें कहां तक पहुंची है, ये राडार प्रणाली बताने वाली है। तो राडार प्रणाली
चालू थी और साथ में उससे जुड़ा कंप्यूटर भी चालू था। तो इस बात की तो गनीमत थी कि मुख्य जो पार्ट है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंग रूप में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण कक्ष से बाहर हो चुका था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोफेसर रामिस का जो शरीर है वह तरंग रूप में परिवर्तित हो चुका है और उसे रिसीवर की तरफ जाना था। क्योंकि मानव प्रक्षेपण यंत्र खराब हो चुका है तो ये जो तरंगें जो जाने वाली हैं, ये तरंगें रिसीवर की ओर जाने वाली हैं, ये रिसीवर की ओर ना जाकर कहीं और चली जाती हैं, कहीं और चली जाती हैं, भटक जाती हैं। अब यहाँ तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। रिसीवर पे आना चाहिए था, वो चली जाती है कहीं और। यानी कि आप प्रोफेसर रामिस का जो तरंग रूप शरीर है वह कहीं और भटकने चला जाता है और मानव प्रक्षेपण यंत्र लगभग बेकार हो चुका है। दो प्रक्रिया चालू है, राडार वाली प्रक्रिया चालू है और राडार से जुड़ा कंप्यूटर चालू है, जिस पर माधवन स्पष्ट रूप से देख सकता है कि हाँ प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप शरीर रिसीवर की तरफ ना आकर कहीं और की तरफ मुड़ गया है। यह बात वह राडार पे देख रहा है। ठीक है। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर का शरीर स्थित कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रहा था। लेकिन इस बात की सहूलियत थी, इस बात का सुकून था कि प्रोफेसर रामिस का जो शरीर है जो कि तरंग रूप में परिवर्तित हो चुका है वह राडार पर दिखाई दे रहा है। किस पर दिखाई दे रहा है? वह राडार पर दिखाई दे रहा था। इस बात से माधवन को थोड़ा सा सुकून मिला। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण, यानी कि जो रिसीवर है वो बेकार हो चुका था, उसके ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। कहां चला गया? रिसीवर की तरफ ना आकर वह पीछे चला गया। प्रयोगशाला के पीछे जो गंदा नाला है उसके पीछे वहां प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप शरीर वहां चला जाता है। अब नाले की बातें बताते हैं, यानी कि जो उनका शरीर जो नाले की तरफ चला गया है, तो नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफी चहल पहल थी। वहां पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज झगड़ा कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह डांट रही थी। यानी कि प्रयोगशाला के पीछे जो गंदा नाला है वहां उन्होंने बजबजाती मानवता को देखा, दम तोड़ती मानवता को देखा, बदहाल इंसान को देखा, इंसान की बहुत बुरी बुरी स्थितियों को देखा। ठीक है। और दूसरी तरफ यानी कि यहां रिसीवर में माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी वह अपने आप से बातें कर रहा था। उस उपक्रमों में तकरीबन 15 मिनट बीत चुके थे। 15 मिनट कब बीत गए ये माधवन को पता ही नहीं चला। सहसा अचानक से माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच में जोड़ दिया। यानी कि पावर सप्लाई जो बॉक्स है जिसमें धुआं निकल रहा था, उसमें से उसने मानव प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को निकाला और डायरेक्ट बिजली के स्विच में लगा दिया।
देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया, यानी कि अब मानव प्रक्षेपण यंत्र दोबारा से काम करने लगा था। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। यह मात्र एक संयोग की ही बात थी कि प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप शरीर अभी भी रिसीवर के क्षेत्र में था, ठीक है, यानी कि अभी भी उसको रिसीव की जाने की संभावना बनी। तो जब रिसीवर के क्षेत्र के अंतर्गत होगा तो वो तो रिसीवर रिसीव कर ही लेगा। चलिए, मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई, यानी कि जैसे ही रिसीवर मानव प्रक्षेपण यंत्र ने दोबारा काम शुरू किया वैसे ही रिसीवर सक्रिय हो गया, और सक्रिय हो जाता है तो जो यहां से यानी कि सेंटर से जो रामिस का जो तरंग स्वरूप शरीर रिसीवर तक जाना था वो यहाँ की बजाय वो इधर निकल गया। अब क्या, जैसे ही रिसीवर चालू होता है दोबारा रिसीवर ने अपनी तरफ इसको खींचना शुरू कर दिया, ठीक है, अपनी तरफ प्रोफेसर रामिस के तरंग स्वरूप शरीर को खींचना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए, कुछ ही क्षणों में वे तरंगें प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्य प्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने में लग गई। यानी कि अब मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो दूसरा भाग है जिसे रिसीवर कहा गया है उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। मानव प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप शरीर यहाँ आ चुका था, रिसीवर ने अपना काम शुरू कर दिया था। अब तरंगों को प्रोफेसर रामिस के मूल रूप में वापस करना बाकी था और यह प्रक्रिया चालू हो गई थी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक कर लेने का संकेत दे दिया, यानी कि जो रिसीवर है उसने संकेत दे दिया कि सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ जाते हैं, यानी कि अब प्रोफेसर रामिस ने अपने मूल स्वरूप को पा लिया था, ठीक है। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका, वह लपककर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में, यानी कि जैसे ही प्रोफेसर रामिस उस चैम्बर से बाहर निकले हैं, प्रोफेसर माधवन उसकी तरफ लपका है, बाहों में भर लिया है। बाहों में जैसे ही रामिस को माधवन भरता है वह पाता है कि ये तो मूर्छित हो चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस हैं, उनमें चेतना नहीं है। तो माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटाया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर रामिस का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले जाते हैं। लगभग आधा घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग, यानी कि जो माधवन है, जो वह माधवन प्रोफेसर रामिस को बधाई देने वाला था और वह कहने वाला था कि बधाई हो, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, उसका प्रयोग सही ढंग से सफल हो चुका है। यह बधाई देने वाला था। तो बधाई देने ही वाला था कि प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मची थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत,
एक और थी ड्रीम प्रोजेक्ट उनका मानव प्रक्षेपण यंत्र। तो दूसरी तरफ क्या था, और दूसरी ओर यानी कि अब प्रोफेसर, अब क्या बात है, अब ये है यहां पर प्रोफेसर रामिस के मन में उथल पुथल किस बात की बची। भाई उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए था कि उनका प्रयोग सफलतापूर्वक, यानी उनका प्रयोग सफल हो चुका है, मानव प्रक्षेपण यंत्र सफल हो चुका है, इस बात की तो प्रोफेसर रामिस को खुशी होनी चाहिए। खुशी होने की बजाय प्रोफेसर रामिस का दिमाग में काफी उथल पुथल मची हुई। वो उथल पुथल किस बात की थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रोफेसर रामिस को अपने मानव प्रक्षेपण यंत्र की सफल होने की खुशी नहीं हो रही थी, आखिर ऐसा क्या था। तो आपको याद होगा पढ़ाते समय मैंने कहा था कि प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप शरीर कहां चला गया था, वो प्रयोगशाला के पीछे जो गंदा नाला उसकी ओर चला गया था। तो गंदे नाले पर प्रोफेसर रामिस ने जो जो स्थितियां देखी उनसे उनका दिल दहल जाता है। वो पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा था, ये तो मैंने बता दिया। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफी चहल पहल थी, लोग शराब पी कर झगड़ा कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो गंदे कपड़े पहने हुए हैं और बहुत दयनीय अवस्था में हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनकी माँ गीली लकड़ियों से खाना बनाने का प्रयास कर रही है, आग जलाने का प्रयत्न कर रही है। चेचक के रोगी पड़े हैं, बीमार लोग पड़े हैं, इतना गंदा नाला है। वहाँ एक तरीके से देखा जाए तो मानवता का अंत उन्होंने देखा था, बजबजाती मानवता वहाँ उन्होंने देखी। तो प्रोफेसर रामिस को अपने मानव प्रक्षेपण यंत्र के सफल होने की खुशी नहीं थी। उन्हें दुख किसका था, उन्हें दुख था नाले के पास जो उन्होंने जो जो स्थितियां देखी उनका गहरा प्रभाव उनके हृदय पर पड़ा था। नाले के पीछे यानी कि प्रयोगशाला के पीछे जो नाला है, वहां जो भी स्थिति उन्होंने देखी उनसे सीधा आघात उनके हृदय पर हुआ। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। और दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले दो चार हुए थे, यानी कि जिससे वो रूबरू हुए थे। वो क्षण जिन्हें देखकर उनकी सफलता की खुशी गायब हो चुकी थी। नाले की सड़ांध मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। संपूर्ण व्यक्तित्व खोखला क्यों नजर आने लगा था? एक तरफ तो प्रोफेसर रामिस इतना महान आविष्कार करने वाले थे, इतना बड़ा आविष्कार करने वाले थे जिससे उन्हें भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त होती। एक तरफ तो इतना बड़ा कार्य, दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही देश की ऐसी स्थिति देखी, बजबजाती हुई मानवीयता देखी। एक तरफ ये स्थिति बनी हुई थी जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था, जिससे उन्हें अपना संपूर्ण अस्तित्व खोखला नजर आने लगा था। और ठीक उसी क्षण माधवन की बातें उनके कानों तक पहुंचती हैं। उन्होंने रामिस की बात बीच में ही काट दी थी। प्रयोग कैसा प्रयोग? यानी कि जब प्रोफेसर माधवन कहने वाले थे बधाई हो सर, आपका प्रयोग सफल होने वाला है, सफल हो चुका है, ये बात वो कहने ही वाला था कि प्रोफेसर रामिस ने माधवन की बात को बीच में ही काट दिया और कहते हैं कि प्रयोग कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है, अभी मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, जो कि उन्होंने कहां देखा था? नाले के पास देखा था।
उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होना भी शेष है, यानी कि उसकी उस अपने भारतवर्ष के नागरिकों के लिए काम करना बाकी है, जो कुपोषण का शिकार है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल पाती है, जिन्हें इलाज नहीं मिल पाता है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो सपना प्रोफेसर रामिस ने देखा है, उसकी नींव भी अभी तक नहीं रखी गई है। ठीक है, कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और अपनी कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना, यानी कि जो मानव प्रक्षेपण यंत्र में जो खराबी आई थी, इस दुर्घटना ने प्रोफेसर रामिस पर, इस दुर्घटना के दौरान, मानव प्रक्षेपण में आई खराबी की दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या क्या बीती, किन हालातों में उन्होंने अपने भारतवर्ष के तमाम नागरिकों को मूलभूत जरूरतें को पूर्ति के लिए, मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, वो किन परिस्थितियों में लिया है, किन स्थितियों में लिया। तो यहाँ ये पाठ समाप्त हो जाता है और प्रोफेसर रामिस चले जाते हैं। उनके मन में एक ही बात है कि नहीं, अब ये मानव प्रक्षेपण यंत्र काम, उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। पहले उन्हें सोचना है अपने ही भारत में रह रहे उन नागरिकों के बारे में जिन्हें एक वक्त का भोजन भी ठीक से प्राप्त नहीं हो पाता है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ियों में गंदे नालों के पास पड़े रहते हैं। उन गरीब लोगों के लिए सोचना है जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, जो इलाज न होने के कारण मर जाते हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, करने के लिए भोजन नहीं है। इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना अब प्रोफेसर रामिस का मुख्य लक्ष्य बन चुका है। अब एक बात मुझे आप बताइए, ये पाठ हमने पढ़ा, काफी रोचक है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस पाठ का जो शीर्षक है, एक नई शुरुआत, तो ये शीर्षक किस आधार पर लिखा गया, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, ये मेरा सभी बच्चों से प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों से मुझे टेलीग्राम चैनल पर चाहिए कि एक नई शुरुआत जो कि इस पाठ का शीर्षक है, ये किस आधार पर रखा गया है, किस बेस पर रखा गया है। प्रोफेसर रामिस और प्रोफेसर माधवन जो कि इस पाठ के मुख्य पात्र हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोफेसर रामिस और माधवन के किसी न किसी कार्य के आधार पर ही इस पाठ का शीर्षक एक नई शुरुआत रखा गया है। तो वो कौन सी घटना है, वो कौन सा तथ्य है, वो कौन सा विचार है जिसके आधार पर इस पाठ का नाम, इस पाठ का शीर्षक रखा गया है एक नई शुरुआत। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चों से मुझे चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं इस पाठ के स्वाध्याय पर, प्रश्नोत्तरों पर। तो इसके प्रश्नोत्तर कर लेंगे सभी बच्चे। अगर प्रश्नोत्तर में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान के लिए मैं तत्पर हूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए यह पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर पढ़ते भी रहिए। निरंतरता बहुत जरूरी है पढ़ाई में। ठीक है, अभ्यास बहुत जरूरी है। वो अभ्यास के बारे में कहा गया है कि एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से जो जड़ बुद्धि है, जो बिल्कुल बेवकूफ है, वह भी बुद्धिमान बन सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए अभ्यास, निरंतर अभ्यास।
और उदाहरण किस बात का दिया है? उदाहरण दिया है, वैसे तो एक रस्सी पत्थर को नहीं काट सकती, लेकिन अगर एक पत्थर को एक रस्सी बार बार घिसती है, बार बार घिसती है, तो क्या होता है? उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो करत करत अभ्यास के जड़बत हो सुजान, और रसरी आवत जाती है सिल पर पड़त निशान। इस दोहे के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को, अपने इस पाठ को यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।